बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिसेस शबाना वाहिद। आज हम फर्स्ट चैप्टर सोशियोलॉजी फोर्थ ईयर की बुक का स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल है सोशल थॉट एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी, इमरानी फ़िक्र और इमरानी नज़रिया। सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इमरानी फ़िक्र। सोशल थॉट कैसे डेवलप हुआ, इसके क्या क्या फेजेस हैं, ठीक है, और किन किन थिंकर्स ने, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उन्होंने सोशल थॉट की डेवलपमेंट में क्या क्या किरदार अदा किया, उनकी अचीवमेंट्स को भी आज हम स्टडी करेंगे। पहले लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे चुकी हूँ जिसमें मैंने पूरे सिलेबस के बारे में आपको बताया था। तो आज जो है हम सोशल थॉट से शुरू करते हैं, इमरानी फ़िक्र से। कोई भी जो डिसिप्लिन होता है उसमें थिंकर्स पाए जाते हैं जो अपने अपने ख़यालात को जो है वो फ़िक्र की शक्ल में पेश करते हैं। बात कर रहे हैं हम इमरानी फ़िक्र की, तो इमरान इंसान ने जब अपने इर्द गिर्द जो वाक़यात हो रहे होते हैं, हालात हो रहे होते हैं, उन पर जब इंसान अपनी गौर करना शुरू करता है तो सोचता है कि कोई ना कोई इन हालात व वाक़यात की कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से ये हालात और वाक़यात जो हैं उन असबाब की वजह से होते हैं। तो इस गहरी सोच और ने इमरानी फ़िक्र को तश्कील दिया। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि माशरती मसाइल के बारे में सोचो विचार को इमरानी फ़िक्र कहते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी क्या वजूहात हैं, इसके पीछे कौन सी क़ुव्वत कार फरमा है। तो ये सारा जो है वो इमरानी फ़िक्र कहलाता है। इमरानी फ़िक्र जो होता है वो आम लोग भी इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है, और अफराद को ये बेचैन भी रखती है। और माशरती मसाइल के हल के लिए अफराद जो होते हैं वो तगोदोद भी करते हैं, बेचैन रहते हैं ताकि वो इन मसाइल का सामना ना कर सके, इन मसाइल से बच सके। तो इमरानी फ़िक्र जो होती है वो इनफरादी भी होती है, यानी एक फ़र्द भी इसके बारे में सोचता है हालात व वाक़यात के बारे में, और ये इज्तमाई भी हो सकती है, एक से ज़्यादा अफराद भी इसके बारे में सोचते हैं। ठीक, ऐसे अफराद जो हालात व वाक़यात के असबाब पर गौर व फ़िक्र करते हैं उन्हें हम मुफ़क्किरीन का नाम देते हैं। तो ऐसे अफराद जिनमें ये खुदादाद सलाहियत पाई जाती है, ठीक है, वो गहरी सोच का मालिक होता है और वो हालात व वाक़यात के असबाब पर गौर व फ़िक्र करता है, वो मुफ़क्किर कहलाता है। बुगार्डस के मुताबिक समाजी फ़िक्र एक या चंद अफराद की माशरती मसाइल के बारे में सोचो विचार है, और उसके निशानात सिर्फ तारीख़ में नहीं मिलते बल्कि मौजूदा दौर में भी पाए जाते हैं। कि तारीख़ में नहीं सिर्फ अफराद सोचते थे कि माशरती मसाइल क्यों हुए, कैसे हुए, इसके क्या वजूहात हैं, बल्कि आज के मौजूदा दौर में भी, क्योंकि हर सोसाइटी में माशरती मसाइल पाए जाते हैं, तो इसके बारे में अब भी ये सोच पाई जाती है। रोलन चैम्बर्स कहता है इमरानी फ़िक्र इंसानों की आपस के ताल्लुकात से पैदा होने वाली सूरत हाल का मुताला है, क्योंकि जब अफराद के आपस में ताल्लुकात होते हैं उसमें भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, तो उसके बारे में भी सोच विचार का नाम जो है वो इमरानी फ़िक्र है। अब हम डिस्कस करते हैं फेजेस ऑफ सोशल थाट्स। इमरानी फ़िक्र जो है वो 3 मराहिल से गुजरी। जैसे जैसे ये दुनिया वजूद में आई, कायनात बनी, और मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर एक जो सुपर नेचुरल थिंग्स हैं जो इंसान के नज़दीक जिसको वो समझ नहीं सकता था, उसको उसने जादू का नाम दे दिया। जैसे कि सूरज का निकलना, बारिश का होना, गरज चमक, तूफ़ान, ज़लज़ला, चाँद की हरकत, सूरज चाँद की हरकत, मौसमों का तब्दील होना, नबातात, पहाड़, दरिया, जितनी ज़िंदगी मौज, सब उसको हैरान किए हुए थी कि ये कैसे रोनमा होती हैं। तो वो समझता है इसके नीचे कोई ऐसी ताकत है जो इस सारे असबाब को जो है वो रोनमा कर रही है, और उसने इसका नाम दे दिया जादू। कि कोई भी चीज़ जो होती है वो जादू की वजह से होती है। जो भी कोई हादसा रोनमा होता है, वो भी जो ताकत इन वाक़यात की ज़िम्मेदार होती है उसे उसने जादू कहा। तो जादू उसके नज़दीक एक ऐसी को ताकत थी इंसान के नज़दीक जो बिला वजह किसी भी वाक़या को कर सकती थी। उस ज़माने में ताकत जो थी वो देवी देवताओं, परियों, जिन्नों, भूतों पे तस्वर की जाती थी। इसके हासिल के लिए मुख्तलिफ़ तरीके भी इख्तियार किए जाते थे, और इसके हासिल करने वाले को हम जादूगर कहलाते थे, और उस ताकत का नाम जादू था, ऊंचा मकाम रखते थे। फिर भी इंसान की तस्कीन ना हुई। जब जैसे भी वो जो हादसे होते रहे उनको समझ ना सका, कोई बीमार हो जाता था तो उसके इलाज के लिए जादू ही तरीके इख्तियार किए जाते थे।
तो लेकिन जादू के ज़रिए भी मौत एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो उस तरह फ़र्द का जादू पर से जो है एतमाद उठ गया। उसने सोचा कि कोई और भी ऐसी तो अजीम क़ुव्वत है जो पूरी कायनात को चला रही है, और जितनी भी फितरत में जो वाक़यात रूनमा होती हैं उसकी ज़िम्मेदार जो है वो क़ुव्वत है। तो इस क़ुव्वत से रोशनास कराने वाले अफराद को उसको मुकर्रब करार दिया और उसका नायब समझा, और उसके पैगाम फैलाने वाले को पैगाम रसां या पैगंबर कहलाते थे। इस तरह मज़हब का दूसरा जो है इमरानी फ़िक्र का दूसरा फेज़ मज़हब स्टार्ट हो गया। मज़हब का दौर दौरा शुरू हो गया। फ़र्द जो है उसकी थिंकिंग आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव डेवलप होना शुरू हो गई। मज़हब ने इंसान की पूरी ज़िंदगी को मुहीत कर लिया। जादू का असर कम हो गया, मज़हब के असरात गालिब होने लगे, और अपने इर्द गिर्द के वाक़े को समझने के लिए वो मज़हब की से मदद लेने लग गया। ठीक है, तो उस वस्ती दौर था जिसमें मज़हब का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है इम्पैक्ट रहा है मिडीवियल एजेस में। तो उस वक्त दौर में ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दो बड़े मज़ाहिब थे। ठीक है, तो इस तरह हर चीज़ जो है, इस तरह आप कुरान पाक का तर्जमा देखें, उसमें भी अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और अल्लाह के जो बरगज़ीदा बंदे हैं वो गौर व फ़िक्र करते हैं इस कायनात पर। ठीक, तो कुरान हकीम की आयत से वाज़ा हो जाता है कि इंसान के गिर्द जो कायनात है वो कोई बिला सबब नहीं पैदा हुई, उसकी कोई ना कोई वजह है, और कोई भी वाक़या जो है वो बग़ैर सबब के वजूद में नहीं आता। तो कुरान मजीद को समझकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना को देखकर, कुरान और सुन्नत के मिक्सअप से दुनिया के मुसलमानों को एक नई फ़िक्र पैदा हुई, नई सोच बेदार हुई, नए नए मुफक्किर पैदा हुए, जिनमें सहाबा कराम भी थे, बुज़ुर्गान दीन भी शामिल थे। इन लोगों में जो मुफक्किरीन, जो मुसलमान मुफक्किरीन हैं वो है शाह वलीउल्लाह दहलवी, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने खल्दून, इब्ने सीना, अल-राज़ी, अल-कंदी, अल-फ़ाराबी वग़ैरह शामिल थे, जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। फिर मिडल एजेस का मज़हब जो है मिडल एजेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। मजहबी नज़रियात वजूद में आते रहे, मजहबी अकायद की परवरिश हुई, आहिस्ता से जादू का असर ख़त्म होने लगा, और इंसान अपने मसाइल का हल जो है, बीमारियों का, सब चीज़ों का मज़हब में ढूंढने लग गया, और इंसान माशरती वाक़यात और मसाइल को समझने के लिए भी मजहबी नज़रियात को बरोए कार लग गया। मुख्तलिफ़ किस्म के मजहबी ग्रोह भी बन गए, मजहबी नज़रियात बन गए। इस तरह मजहबी अकायद और नज़रियात माशरती अफ़कार का एक हिस्सा बन गए। अब थर्ड स्टेज आती है साइंस, जिसको हम पॉजिटिव स्टेज का भी नाम देते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज़ हुई, इन्वेंशंस हुई। ठीक, तो साइंस, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, बहुत ज़्यादा अक्ल अता की है, और इंसान के अंदर तजस्सुस भी पाया जाता है, इंसान मुशाहिदा भी करता है, और इर्द गिर्द जो भी वाक़या होता है उसे एज़ इट इज़ वो कबूल नहीं करता है। उसके लिए यकीन व एतक़ाद के अलावा उसे चाहता है कि वो तजर्बा के ज़रिए भी उनको समझे। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, क्या है मेरे रब, दिखला दे मुझे को क्यों कर जलाता है तुम मुर्दों को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप तुम यकीन नहीं लाए हो। उन्होंने अर्ज़ किया, यकीन क्यों ना लाता, लेकिन इस अर्ज़ से ये दरख्वास्त करता हूँ मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मतलब कि वो कहते हैं कि तजर्बे के ज़रिए भी इस चीज़ को मैं मान सकूँ। तो इरशाद हुआ कि तुम 4 परिंदे ले लो, फिर इनको हलाक कर डालो, और हर पहाड़ पर इन में हर एक का एक हिस्सा रख दो, और फिर सबको बुलाओ, तुम्हारे पास सब दौड़े चले आएंगे। तो खूब यकीन रखो इस बात का कि हल्के ताला ज़बरदस्त हैं और हिकमत वाले हैं। सूरह अल-बकरा में आयत नंबर 260 पर है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ात और अज़मत का यकीन इस तजर्बा से समझा दिया। तो इससे क्या वाज़ा हुआ कि ऐनुल यकीन के अलावा क्या है कि आपको भी पुख्ता यकीन करना है, तो उसके लिए तजर्बा कर लेना भी जायज़ है। और वाक़यात की वजूहात मालूम करने के लिए इंसान ने तजर्बे करने शुरू कर दिए। मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन बन गए, असूल बन गए, जैसा कि मौसमों के तग़यीर और तबद्दुल को समझने के लिए इंसान ज़मीन की दोहरी गर्दिश दरियाफ़्त की, सूरज को साकिन करार दिया, और ज़मीन के गिर्द सियारों की दौड़ मालूम की। केमिकल रिएक्शन से कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इंसान ने दरियाफ़्त किए, और इनको इस्तेमाल से इंसानी बीमारियों का इलाज दरियाफ़्त करने शुरू हो गया। वैक्सीनेशन दरियाफ़्त होंगी, मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत आहिस्ता से एडवांस होने लगी। तो तजर्बात के बाद इन साइंसी इल्म की इब्तिदा होगी।
इसने साइंस के ज़रिए मालूम करदा दरियाफ्तों का इल्म करा दे दिया और एक नया चैप्टर जो है, एक नया दौर जो है दुनिया का, वो स्टार्ट हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी जो है और साइंसी इल्म जो है वो आए, और नए नए डिसिप्लिन भी सामने आने शुरू हो गए। तो मादी दुनिया में तहकीक व तस्दीक का अमल जदीद साइंटिफिक डिसिप्लिन की बुनियाद बना, और इससे जो है साइंसी तरक्की, तहकीक व तस्दीक का अमल शुरू हुआ, उससे जदीद साइंसी इल्म आ गए। और इन साइंसी इल्म इसलिए कहलाते हैं कि वो अपनी रिसर्च में साइंसी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हैं। तो साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल इंसानी किरदार के मुताला पर भी किया जाने लग गया, जैसे कि सोशल साइंसेस में किया जाता है। और जो हाजात मजहबी अकायद को तस्लीम करके पूरी की जाती थी, अब इन्हीं हाजात को साइंसी ख़वास के तहत भी पूरा किया जाने लग गया। तो पहले तो ये था कि बीमारियों को पहला फ़ेज़ जो था वो जादू के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी इलाज के लिए। फिर मज़हब जब आया तो उसके लिए तवीज़ और दुआ के ज़रिए इस्तेमाल किया थे। अब जब साइंस का दौर आया तो इंसान जो है वो डॉक्टरी इलाज मुआलजा भी किया जाने लग गया। तो साइंसी तरीके से ये हुआ कि मजहबी अकायद आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ने शुरू हो गए, थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक दौर आना शुरू हो गया। इमरानी फ़िक्र में भी तब्दीलियाँ आई और इमरानी फ़िक्र में जादू के मुसल्लत करदा अकायद ख़त्म हो गए, मज़हब के असरात कम होने लगे और मज़हब की इमरानियाँ सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन ने का वजूद, जो कि मिडल एजेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उतना मौसर नहीं रहा। फिर उसकी जगह साइंसी तख़य्युल ने ले ली, साइंटिफिक मेथड सामने आने शुरू हो गए और इमरानी फ़िक्र ने अपने जदीद जो है तरीक़ेकार को अडॉप्ट कर लिया। रिसर्चेस स्टार्ट होंगी जिसमें जदीद साइंसी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करने लग गया और जदीद साइंसी अंदाज से जो है वो साइंसी हक़ाइक़ सामने आने शुरू हुए। हक़ाइक़ हक़ की जमा है और हक़ क्या होता है? सच की तलाश। तो रिसर्चेस के ज़रिए जो है वो सच की तलाश जो है वो शुरू होने लगी और उसमें साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल किया जाने लग गया। तो उससे जो सोशल थॉट था वो अब सोशल थेरी में डेवलप, उसमें जो था वो डेवलप होना शुरू हो गया। तो इमरानी नज़रिया की बुनियाद पड़ गई। इमरानी फ़िक्र इतना काबिल जो है यकीन नहीं होता जितना कि इमरानी अफ़कार ज़्यादा जो है वो ज़्यादा उनकी वैलिडिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा काबिल एतमाद होते हैं क्योंकि उन्हें हम तहकीक के ज़रिए साबित कर सकते हैं। तो कदीम इमरानी अफ़कार ज़्यादातर जो थे वो फ़लसफ़ाना थे और फ़लसफ़ा आपको पता है डिस्क्रिप्टिव होता है, बयानी होता है, उसको एज इट इज़ पेश किया जाता है, पर इन पर तहकीकी असूल कम इस्तेमाल किया जा सकते हैं। जबकि जो अफ़कार जदीद आने अफ़कार ज़्यादा जदीद हो गए उनको हम रिसर्च के ज़रिए साबित भी कर सकते हैं। तो जदीद दौर में साइंसी तजर्बात व मुशाहिदात के ज़रिए वाक़यात को समझा जाता है। लोगों का मज़हब पर जो अक़ीदा वो कम हुज़ूर होने जदीद साइंसी दौर खिलाया। जदीद इमरानी नज़रियात, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थेरीज़ जो हैं वो सामने आ गई। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो कदीम थाट हैं उनको हम एज़ इट इज़ मुकम्मल तौर पर ही रिजेक्ट कर दें और जदीद को अपना लें। नो, दोनों एक दूसरे के साथ एक्सपोर्ट भी करते हैं और एक दूसरे के साथ लिंक भी करते हैं। जैसा कि बहुत साल पहले, सदियों पहले इब्न खल्दून के जो इमरानी नज़रियात थे वो आज के जो मॉडर्न थिंकर्स हैं जैसा कि डरखाइम है उसके नज़रियात को सपोर्ट करते नज़र आते हैं। डरखाइम ने भी सोशल सॉलिडारिटी का नज़रिया पेश किया, समाजी इस्तेहकाम का, और इब्न खल्दून का मशहूर नज़रिया अलअस्पिया वो भी इसको करता है। तो 19वीं सदी की ईस्वी की नज़रियात को भी इमरानियत में कोई ना कोई मकाम ज़रूर हासिल है। 20वीं सदी के इमरानी नज़रियात ने इमरानियत में इंकलाब बर्पा कर दिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और बहुत सारी जो चेंजेस जो हैं वो आई। तो माशरती के ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जो है, जो कि इमरानियत स्टडी करती है, तो नज़रियाती उसूल कायम करके इंसानी किरदार को काबिल ज़िक्र जो है, ज़ब्त जो है वो इसमें बना दिया गया। अब हम आते हैं कि मुफ़क्किरीन जो माशरे के मसाइल के बारे में सोचो विचार रखते हैं, उनमें हम पहले पढ़ते हैं मगरबी मुफ़क्किरीन को। मगरबी मुफ़क्किरीन जो वेस्टर्न थिंकर्स है उसमें कार्ल मार्क्स है, अरस्तु, अफलातून, थॉमस हॉब्स और मॉन्टेस्क, कन्फ्यूशियस, ये सारे जो हैं वो मगरबी मुफ़क्किरीन में आ जाते हैं। तो इनमें जो फर्स्ट वन है, इन तमाम मुफ़क्किरीन जो यूनान के मुफ़क्किरीन ने अंजाम दिया ज़्यादा किरदार, उसमें मैकावली है, रूसो है, डांटे है, अरिस्टोटल है, कैंट है, सुकरात, कार्ल मार्क्स, दीगर मुफ़क्किरीन ने इमरानी अफ़कार का बुनियाद में नुमाया किरदार अदा करे। तो इसमें जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स ने बहुत ज़्यादा काम जो है वो सोशियोलॉजी में किया और
और उसकी बहुत सारी पब्लिकेशंस भी हैं, जिसमें डैश कैपिटल भी है, इसकी बुक का नाम कार्ल मार्क्स की, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। कम्युनिज्म पर कार्ल मार्क्स ने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो इसकी जो बेसिक चीज़ है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, माशरे में दौलत की गैर मसावी तकसीम, जिसकी वजह से माशरा जो है वो बहुत सारी क्लैशेस का, कंफ्लिक्ट्स का शिकार हो जाता है, ठीक है। और इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से तो उसका ख्याल था कि जो अमीर है वो अमीर तर होता जाता है, गरीब और गरीब तर होता है। तो ही वॉज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म, वो कैपिटलिज्म के जो था वो कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ था कि जो लोअर क्लास है हमारी, जिसको उसने प्रोलेटरेट का नाम दिया, और जो अपर क्लास है उसको उसने बोर्सा का नाम दिया। तो उसने कहा जो बोर्सा क्लास है वो प्रोलेटरेट या वर्किंग या लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, जिसकी वजह से माशरे में अदम तंजीम, अदम तवाज़ुन शिकार रहता है और माशरा बहुत सारे मसाइल का शिकार रहता है। डिवीजन ऑफ लेबर भी कार्ल मार्क्स ने पेश की, ठीक। तो ये ख्यालात कार्ल मार्क्स के हैं। उसके बाद आ जाता है अरिस्टोटल एंड द प्लेटो। अरिस्टो और अफलातून ने सियासत पर फ़लसफ़ाना नज़रियात पेश किए। अरिस्टो ने जमहूरियत का नज़रिया पेश किया और अफलातून ने उस नज़रिए की तशरीह कर दी, उसको एक्सप्लेन किया जो नज़रिया अरिस्टोटल ने पेश किया था। दोनों ने बहुत सारे मुबाहिस छोड़े और इज्तिमा की एक किस्म है। इब्न खल्दून के ख़यालात भी, इनके ख़यालात में काफ़ी इत्फाक़ पाया जाता है। इब्न खल्दून भी कहता है कि माशरा इज्तिमा से लोगों के कलेक्शन ऑफ पीपल से मिलकर बनता है, इससे ही माशरा वजूद में आता है, ठीक है। और अरिस्टोटल और जो प्लेटो है वो भी यही बात करते हैं। थॉमस हॉब्स का ख्याल है कि सलामती और अमन की ज़रूरत जो होती है वो भी लोगों को जो है वो करीब करती है। फिर हम बात करते हैं थॉमस हॉब्स के सलामती और अमन पर। इसने काम किया कि सलामती और अमन की जो ख्वाहिश होती है वो लोगों में ग्रोह की, इज्तिमा की बुनियाद पड़ती है कि लोग चाहते हैं कि सलामती अमन से रहें, उनकी सेफ्टी जो है वो इस बात पर मजबूर करती है कि वो इज्तिमा में रहें। लेकिन जब अफराद इज्तिमा कहते हैं कलेक्शन ऑफ पीपल को, जमा से है, तो उसमें ये होता है कि अफराद का आपस में क्लैशेस भी हो जाते हैं, दुश्मनी के जज्बात भी उभरते हैं। तो उस वक्त फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए कानून की ज़रूरत पेश आती है। कानून से फिर जो है वो बाइक़्तिदार हुकूमत की ज़रूरत भी पेश आती है, ताकि लोगों के दरमियान लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कायम किया जा सके और उनकी जान व माल की हिफाजत की जा सके। उसके बाद मॉन्टेस्क क्या होता है, ने भी यही वजह बयान की कि ये वजह इब्न खल्दून के यहाँ ज़्यादा सादा पाई जाती है। इब्न खल्दून ने बाहमी हाजत को माशरती गिरोह की तश्कील का सबब करार दिया, जबकि हॉब्स ने और मॉन्टेस्क ने अमन और सलामती की ज़रूरत को गिरोही ज़िंदगी का मकसद करार दिया। उसके बाद आते हैं हम कन्फ्यूशियस की तरफ, जो कि बहुत मशहूर चीनी फ़लसफ़ी हैं। और चीनियों में कन्फ्यूशियज़म या कन्फ्यूशियस के जो नज़रियात हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो कन्फ्यूशियस जो चीनी फ़लसफ़े ने ख्याल ज़ाहिर किया कि इंसान एक ऐसा हैवान है जिसमें इज्तिमाई का जज्बा फितरी तौर पर रहता है। जैसा कि अरिस्टोटल कहता है ना, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और इंसान अकेला ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकता, उसे दूसरे लोगों की ज़रूरत पेश आती है ताकि आप अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। यही चीज़ जो है वह कन्फ्यूशियस में के भी नज़रियात में पाई जाती है कि फितरी तौर पर इंसान में इज्तिमाइयत का, इकट्ठा रहने का जज्बा पाया जाता है। इसलिए रियासत के वजूद में आने के बाद माशरा पर ज़ब्त कायम रखने के असूल और अफराद में बाहमी तल्लुक़ के कवानीन जो हैं वो कन्फ्यूशियस ने पेश किए। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं मुसलमान मुफक्किरीन को, मुस्लिम थिंकर्स ने बहुत सारे अलूम की बुनियाद डाली और बहुत सारी जितनी भी कदीम हमारी तहज़ीब है उनमें जितने भी अलूम हैं वो मुसलमानों की ही मरहून मिन्नत है, और वहीं से सारा नॉलेज जो है वो यूरोप में गया। मुसलमानों ने इल्म, कीमिया, फ़ल्कियात, रियाजी, तिब, जोग्राफ़ी, फ़लसफ़ा, इमरानियात में बहुत सारे अपने कारनामे जो हैं अंजाम दिए, बुनियाद डाली इन अलूम की। इनमें सबसे पहले जो है वो अलकंदी आते हैं। तकरीबन 9वीं सदी के वस्त में कूफा इराक़ में पैदा हुए, बगदाद में परवरिश पाई, खालिस अरबी नस्ल थे, इसलिए अरबों का फ़लसफ़ी कहकर पुकारते थे। अब देखिए उस ज़माने में एक शख्स इतनी कम उम्री में ही बहुत सारी चीज़ों का माहिर होता है। जैसे कि आजकल हमारे ज़माने में तो बहुत चीज़ मुश्किल पाई जाती है ना, 15 साल में, 20 साल में इतने सारे अलूम का एक शख्स जो है वो माहिर हो।
तो अलकंदी फ़लसफ़ी भी थे, कीमियादान भी थे, माहिर अमराज़ चश्म भी थे, फ़न मौसीकी के भी माहिर थे। और उन्होंने यूनानियों के फ़लसफ़ियों के अरिस्टोटल प्लेटो के ख़यालात को उन्होंने जमा किया और जो नया तसव्वुर जो है वो फ़लसफ़ा को इस्लाम के फ़लसफ़ा में इन्होंने ही तब्दील किया। ठीक है, जो ये वो अमल था जो इस्लाम की सोशियोलॉजी इस्लाम में पाया जाता है। उन्होंने फ़ीसागोरस की रियाजी को साइंस की बुनियाद करार दिया। उसके बाद आ जाती हैं अल-फ़ाराबी। 879 से लेकर 950 तक इनका इरा है। अरिस्टोटल और अफलातून के ये भी तुर्क नस्ल थे। अल-फ़ाराबी ने अलकंदी का मकसद जारी रखा। बतौर सूफ़ी के उनका मकाम बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ। दमश्क में 950 में इंतकाल कर गए। इन्होंने अरिस्टोटल, अफलातून और तसव्वुफ़ पर बहुत सारे मुकालमे लिखे, इसलिए ये सूफ़ी के तौर पर भी हुए तसव्वुफ़ की वजह से, मिस्टिटिज़म की वजह से। इन्होंने उस्ताद सानी का टाइटल भी इन्हें मिला। इसके अलावा इन्होंने नफ्सियाती और सियासी मज़ामीन पर भी बहुत सारा काम किया। अल-फ़ाराबी का एक मशहूर किताब अल-सियासा में उन्होंने कैसे शहर का नमूना पेश किया जो कि अरिस्टोटल और प्लेटो के तसव्वुरात से मिलता जाता है, जिसमें उन इंसानी जिस्म में तश्कील पाई जाती है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें बहुत सारे बॉडी आर्गन्स होती हैं और तमाम जो बॉडी आर्गन्स होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर बॉडी जो है सिस्टम चलता है। तो यही मिसाल उन्होंने इंसानी जिस्म को उन्होंने सिमिलैरिटी तौर पर जैसे ना मसल तमसील किया, उन्होंने शहर की मिसाल दी कि शहर की तंजीम की तमसील उन्होंने इंसानी जिस्म से करार दी। तमसील का मतलब था मुमासलत कायम करना किसी चीज़ से। तो अब देखिए कि कितने कितने साल पहले, सदियों पहले अलकंदी ने, अल-फ़ाराबी ने ये नज़रियात पेश किए और उसके इतने सालों बाद जो है हर्बर्ट स्पेंसर है, ये सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, बायोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने भी इसे नज़रिया मिलता जुलता जो है, ये वेस्टर्न थिंकर हैं, उन्होंने पेश किया। 19वीं सदी में उन्होंने माशरा और इंसानी जिस्म के दरमियान ताल्लुक़ को पेश किया। उन्होंने कहा कि इंसानी जिस्म के अज़ा आपस में मरबूत होती हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और इनका आपस में कोऑर्डिनेशन की वजह से पूरी बॉडी की एक वर्किंग होती है, जो ह्यूमन सिस्टम बॉडी की। तो इसलिए उन्होंने कहा कि माशरा भी बाहमी तौर पर जुड़ा होता है। अल-फ़ाराबी अपने नमूने के शहर मॉडल सिटी में शहर के नाज़िम एडमिनिस्ट्रेटर की मिसाल इंसानी जिस्म में कल्ब से देते हैं कि जो दिल होता है ना, उसकी मिसाल जो है एडमिनिस्ट्रेटर की होती है, जैसे शहर को जो चलाता है उसका नज़्म व नस्क। ठीक है, तो इंसानी जिस्म के ज़ब्त कायम रखने के लिए कल्ब जो है वो मौजूद होता है और शहर में लोग जब आपस में मिलजुल कर काम करते हैं तो माशरा खुशहाल होता है और नमूने के शहर के लोग अगर खुशहाल हैं तो उनकी इज्तिमा का मकसद हासिल हो जाएगा, क्योंकि इज्तिमा भी वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि वो आपस में दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करें, अमन और सलामती के साथ रहें, इसी में उनकी खुशहाली है। अल-फ़ाराबी ने इज्तिमाइयत में खुशहाली का राज बताया है। फिर हम बात करते हैं अख़वान सफ़ा, शायद आपने इसका नाम सुना हुआ हो। बसरा में तकरीबन 970 के करीब फ़लसफ़ा के एक कायम था जिसे अख़वान सफ़ा कहते हैं। ठीक, अख़वान सफ़ा का नज़रिया जो है वो उस चीज़ की मिसाल देता है, जैसा कि आपने किसी कभी शायद अपनी एक मिसाल भी सुनी हो जैसे फ़ाख्ता की है, देखिए जिसमें परिंदों का एक गिरोह जो शिकारी के जाल में फंस जाता है, सारे दोस्त जो वफ़ादार दोस्त मुत्तहिद हो जाते हैं और इज्तिमाई कोशिश से शिकारी के जाल को भी उड़ा कर ले जाते हैं, अपनी जान बचाते हैं। तो अख़वान सफ़ा में जो शामिल तलबा होते हैं वो उनमें भी आपस में इसी तरह का खलूस पाया जाता है। वो इज्तिमाई तौर पर मुत्तहिद होते हैं, मसाइल का हल तलाश कर लेते थे। ये तालिब इल्म भी थे, उस्ताद भी थे और सूफ़ी भी थे, जो अख़वान सफ़ा स्कूल में जो लोग थे, तालिब इल्म थे। तो माशरे में इनका मकाम बतौर मुअल्लिम के, बतौर प्रीचर मुबल्लिग के, बतौर आला नमूना के मिसाली था। बगदाद में इनकी शाख ने मजहबी सियासी अंजुमन की कायम कर ली थी। जो रसाला यहाँ से जारी होता था उसमें रियाजी, एस्ट्रोनॉमी, फ़ल्कियात, जोग्राफ़ी, मौसीकी, इखलाकियात और फ़लसफ़ा पर मज़ामीन थे। बल्कि यूँ कहें कि इस दौर की मौजूदा सकाफ़त पर मालूमात भी फ़राहम की जाती थी। बड़ा मशहूर रसाला था, इसमें साइंसी तसव्वुरात का भी इजहार होता था। इमाम गज़ाली भी अख़वान सफ़ा की तहरीरों से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे। अब बात करते हैं इब्न खल्दून की, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें इल्मुल इमरान की बुनियाद रखी, क्योंकि सोशियोलॉजी का नाम तो ऑगस्ट कॉमन ने दिया था। इब्न खल्दून ने असल में इसको इल्मुल इमरान का नाम दिया था। इमरान कहते हैं आबादी के इल्म को। इब्न खल्दून ट्यूनिस का रहने वाला था, वस्ती दौर का अजीम मौरख था और इल्मुल इमरान की बुनियाद भी इन्होंने रखी।
तो तारीख़ नवीसी के दौरान उसने महसूस किया कि कोई मौरख किसी कौम की सियासी की तारीख़ को उस तरह मुरतब नहीं कर सकता जब तक उसके माशरती हालात वाक़यात को समझ ना ले। ठीक है। और इब्न खल्दून ने यह भी कहा कि ये वाक़यात जो तारीख़दान जो हिस्टोरियन पेश करता है उनके दरमियान कोई ना कोई लिंक पाया जाता है और हर वाक़या दूसरे वाक़ये से बाद में आने वाले के साथ लिंक करता है। और कोई भी जो हादसात होते हैं वो बग़ैर नज़्म व तरतीब के पेश आते हैं नहीं आते हैं। और जो इस चीज़ को तस्लीम उन्होंने इस कहा कि कोई भी वाक़या जो है वो बग़ैर किसी हादसा जो है वजह या सबब के नहीं होता। कोई वाक़या उस वक्त होता है अगर उसकी कोई वजह होती है, कोई वजह होगी तो वाक़या वजूद में आएगा। अगर कोई वजह नहीं है तो कोई वाक़या वजूद में कोई हादसा नहीं होगा। उन्होंने इस चीज़ को कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी एक ऐसा नॉलेज होना चाहिए जो कि माशरे के माशरती मसाइल को पेश करे, उनका हल तलाश करे। तो उन्होंने फिर इल्मुल इमरान की बुनियाद रखी। तो मैंने पहले भी कहा है कि इल्मुल इमरान कहते हैं आबादी का इल्म। तो माशरे में जो वाक़यात रूनमा होती हैं उन पर इनफरादी निगाह भी इन्होंने ना सिर्फ डालता है बल्कि वो कहते हैं कि सब वाक़यात होती हैं एक दूसरे का से ज़ंजीर की कड़ियों की तरह जुड़े होते हैं, एक दूसरे को मुतासर करती हैं। और इन मताले से जो हम वाक़यात का मुताला करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के क़वानीन भी दरियाफ़्त होते हैं। और यही वो माशरे के असूल व क़वानीन हैं जिसकी वजह से माशरा जो है वो गामज़न होता है, चल रहा होता है। और कोई भी इब्न खल्दून की थेरीज़ में जो है वो अलअस्बिया का नज़रिया भी था। इब्न खल्दून की थेरी में मेथडोलॉजी भी है, तरीक़ेकार भी है। इब्न खल्दून ने माशरे के इर्तिका का नज़रिया भी पेश किया। और इन्होंने इनकी बहुत मशहूर किताब है अल-मुक़द्दमा जिसके 10 वॉल्यूम्स हैं। और इब्न खल्दून का काम रिलीजन पर भी है। इब्न खल्दून ने हिस्ट्री पर भी बहुत सारा काम किया है। तो इब्न खल्दून का जो इसलिए हम कहते हैं कि इब्न खल्दून ने वाज द फर्स्ट वन था जिसने, पहले वाले लोगों ने माशरे के बारे में लिखा तो था लेकिन इब्न खल्दून वाज द फर्स्ट वन जिसने तमाम पहले वाले जो थिंकर्स थे उनके नॉलेज को इकट्ठा किया, उसको कंपाइल किया, ऑर्गेनाइज्ड किया और मुनज़्ज़म तरीके से पेश किया। और फिर उस डिसिप्लिन का नाम जो है इब्न खल्दून ने इल्मुल इमरान रखा। तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का सोशल थाट, फेजेस ऑफ सोशल थाट और थिंकर्स जो हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, वो आपका कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम सोशियोलॉजिकल थ्योरी को पढ़ेंगे जो है। ठीक है, तो आपने इसको लेक्चर को ध्यान से सुनना है और इसके बारे में अगर कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है या कोई कमेंट है तो आपने उसमें जो कमेंट वाला बॉक्स है उसमें अपने कमेंट्स जो हैं वो देने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।